हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2011 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 12 है, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ 2011 क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन विल बी डिस्कस फ्रॉम 111 टू 125। क्वेश्चन 11, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी। मान लेते हैं कि कोई सिंपल पेंडुलम है हमारे पास और उसका टाइम पीरियड है टी और इसकी वैल्यू कितनी होती है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में जी। एल लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हो क्या रहेगी, द पेंडुलम इज चार्ज पॉजिटिवली एंड इज मेड टू ऑसिलेट व्हाइल अ नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड इज बिलो इट। यानी कि इसके नीचे नेगेटिव चार्ज रखा जा रहा है। तो हो गया क्या कि जब इसको नीचे आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि डाउनवर्ड होगी। और वो किसके बराबर होगी, एफ इक्वल टू जो भी चार्ज है इस पेंडुलम पे इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पहले यहाँ पर सिर्फ जो फोर्स लग रही थी वो वेट की वजह से लगी थी नीचे mg, मतलब इट वाज ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। तो उस टाइम जो वेट रखा होगा वो mg के इक्वल होगा और उसी का जी यहाँ पर आता है। लेकिन अब इस फोर्स के साथ साथ mg के साथ साथ एक और नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वो कितनी होगी, f, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है। तो जो अब नया टाइम पीरियड होगा वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, तो अब हम ये लिख सकते हैं टाइम पीरियड विल बी नाउ। देखो लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, चेंज आया तो नीचे जो एक्सेलरेशन पार्ट होता है ना ये इसमें, तो नेट फोर्स अभी कितनी हो जाएगी, एफ नेट की अगर मैं बात करूं, ये नया टाइम पीरियड टी डैश, एफ नेट विल बी इक्वल टू एक तो ये हो जाएगा mg प्लस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ, तो नेट फोर्स होगी और नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। सो इट विल बी इक्वल टू एफ प्लस mg। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, f अपॉन में m प्लस में g। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन वाला पार्ट रखते हैं, तो g के साथ अब कुछ ऐड हो जाएगा f अपॉन में m। तो आप ये देखिए पहले यहाँ पर सिर्फ था t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में g, अब g प्लस g के साथ कुछ ऐड हो गया। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में ऐड हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, जो टी डैश पार्ट है, वो पहले के मुकाबले अब कम वैल्यू है, यानी टी डैश की वैल्यू कम होगी t से। जो नया टाइम पीरियड होगा इट विल बी लेस देन बाय द प्रीवियस टाइम पीरियड। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं न्यू टाइम पीरियड विल बी लेस देन प्रीवियस टाइम पीरियड। तो अगर मैं t को न्यू टाइम पीरियड मानू, टी डैश नया टाइम पीरियड है, t प्रीवियस टाइम पीरियड, और टी डैश की वैल्यू कम होगी t से। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि जो नया टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो लेस होगा t से। नेक्स्ट, इन द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी हो जाती है रिडिस्ट्रीब्यूटेड। आपने प्रिंसिपल फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए दो वेव हैं वो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है और उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 प्लस y2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, साउंड ट्रेवल्स लिनियरली, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम। देखो अगर वैक्यूम की बात आ जाए तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करेंगी नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है और मैकेनिकल वेव को हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए। तो वैक्यूम मतलब नो मीडियम, तो बिना मीडियम के वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है कि साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, वो चलेंगी नहीं। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो बाकी सब स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपको बतानी है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर। देखो जब ओपन पाइप की बात हो रही है तो उसके दोनों एंड पर आपको एंटीनोड देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो अगर मैं एक एंटीनोड बनाऊं तो बीच में एक नोड मिलेगा, फिर एंटीनोड इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ पर। तो इसमें मान लेते हैं लेंथ L है, तो लेंथ जो L है वो कम्प्लीटली इक्वल होगी किसके, λ/2 के। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ये पूरी एक वेवलेंथ है, यहाँ पर एक मान लेते हैं एंटीनोड और ये एक एंटीनोड, तो एक एंटीनोड से एक एंटीनोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है वेवलेंथ का आधा। तो इसलिए यहाँ पर L इक्वल टू कितना होगा, λ/2। अब देखिए आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हमेशा स्पीड के बराबर होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू v अपॉन में लैम्डा। v अपॉन लैम्डा यहाँ पर किसके बराबर होगा,
2 इंटू एल के। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई एफ नॉट, उसका फॉर्मूला हो गया वी अपॉन में 2L। किसके लिए? लेकिन ओपन पाइप के लिए, ओपन पाइप के लिए। क्लोज ओपन पाइप होता तो यहाँ पर 4 आ जाता है। अब V कितना है? 350 अपॉन में 2 इंटू में लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो यहाँ पर ये हो गया 10 की पावर 2 मतलब 100 हो गया, और इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर आएगा 350 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। A source of frequency 450 Hz approaches a stationary object at a speed of 30 meter per second. The frequency here by the observer will be। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बेस्ड है डॉपलर इफेक्ट पर। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आए या एक दूसरे से दूर जाए तो उनकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज आ जाता है। इस केस में यहाँ पर सोर्स, मैं मान रहा हूँ ये सोर्स है और इधर है ऑब्जर्वर, तो इस केस में जो स्पीड है ऑब्जर्वर की वो तो 0 है और सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रही है। तो अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा क्योंकि ऑब्जर्वर भले ही रेस्ट पर है लेकिन सोर्स उसके पास आ रही है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है एफ, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो, इनटू में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। तो स्पीड ऑफ साउंड भले ही ना दी हुई है लेकिन हम उसको 330 मीटर पर सेकंड लेकर के चलेंगे स्पीड ऑफ साउंड को। अब वैल्यू पुट करते हैं सब। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 450। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? तो उसको हम 330 लेंगे प्लस माइनस, देखो ऑब्जर्वर की कोई स्पीड नहीं है तो उसको तो 0 करेंगे अपॉन में, फिर स्पीड ऑफ साउंड कितनी? 330। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, हमें स्पीड ऑफ सोर्स पुट करनी है जो कि है 30। अब बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि सोर्स पास जा रही है ऑब्जर्वर के, तो जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। अब वो इंक्रीज कब होगी? जब मैं यहाँ पर इसको तो छोड़ो, यहाँ पर 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। वो ज्यादा कब आएगी? मैं यहाँ पर प्लस करूं या माइनस करूं? तो ये वैल्यू ज्यादा तब आएगी जब यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर में कम पार्ट होगा तो तब जाकर के ऑब्जर्वर की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व ज्यादा होती है मैथमेटिकली। तो 450 इंटू में 330 अपॉन में ये कितना हो गया? 300, 300, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11, यानी कि 0 से 0 फिर से कैंसिल कर देते हैं। 45 इंटू में 11 हर्ट्स, तो इसको जब सोल्व करेंगे आएगा 495 हर्ट्स। हालांकि ऑप्शन में कोई है नहीं लेकिन तरीका यही रहेगा। हो सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड वहां पर कुछ और दी हुई है, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम करी है, और किसी किसी बुक में 30 की जगह 33 मीटर पर सेकंड भी है, तो तरीका वही होगा। वैल्यू आप जो भी आपको गिवन है उस टाइम आप वो पुट कर सकते हैं। देखो एक बार मैं आपको यहाँ पर 33 लेकर के भी बता देता हूँ, क्योंकि एक बुक में मैंने देखा तो उसमें 33 मीटर पर सेकंड भी गिवन था, तो उसके हिसाब से अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये 450 इंटू में 330 अपॉन में 330 माइनस 33 हो जाएगा, तो 450 इंटू में 330 और नीचे आएगा 297। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 500 हर्ट्ज आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 33 लूं या अगर दिया आपके अकॉर्डिंग देख लेना, आपको आपके बुक में कौन सा दिया हुआ है, तो 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगी। तरीका लेकिन यही रहेगा। 3 point charge 4q, q and q are placed on a straight line at a distance of 0, half and 1. If the resultant force on q is 0, तो आपको बताना है कि कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लेता हूँ कि लेट मेरा ओरिजिन पॉइंट है O और यहाँ पर हम चार्ज रखे हैं 4q। फिर यहाँ से एक डिस्टेंस हम ट्रेवल करें लेट से 1/2, तो यहाँ पर आता है हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं, इसको A। तो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q और थोड़ा और आ गया है ओरिजिन से, अगर मेजर कर रहे हैं तो ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर एक और चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। इसको मैं पॉइंट B मान लेता हूँ, यहाँ पर यह रखा हुआ B पॉइंट। तो नेट फोर्स ऑन B
चार्ज कितनी है 0। अब इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन अप्लाई कर रहा होगा, एक तो कैपिटल क्यू और एक 4Q। तो इन दोनों की फोर्स निकाल लेते हैं, उसको 0 पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है। तो नेट फोर्स अगर देखा जाए बी चार्ज पर तो वो किसकी वजह से होगी, एक तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ओरिजिन पे जो रखा हुआ है, प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। अब नेट फोर्स यानी कि ये तो हमें पता है 0 है। फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ओ यानी कि इन दोनों के बीच में देखा जाए तो फोर्स कितनी लग रही होगी के। देखो कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर। के की वैल्यू 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, बट मैं थोड़ा आलसी हूं तो मैं सिर्फ इसको के लिख रहा हूं। तो के क्योंकि उसको यूज होगा नहीं। अब के Q1 Q2 यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4Q इंटू में Q, 4Q इंटू में Q अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी के इंटू में Q अपॉन में इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी 1 में से हाफ माइनस कर तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू के 4Q का स्क्वायर प्लस के, ये 2 जब 4 ऊपर जाएगा तो 4 में यहाँ पर लिख देता हूँ 4K Q इंटू में Q। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कैपिटल Q की, जो कॉमन है यहाँ पर। या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं K 4Q का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 4K कैपिटल Q अपॉन में Q। जो कट रहा है उसको काटो, K से K हटाओ, स्मॉल q से स्मॉल q और 4 से 4। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि माइनस क्यू इक्वल टू किसके आ गया कैपिटल क्यू के, यानी कैपिटल क्यू की वैल्यू माइनस स्मॉल क्यू के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के स्मॉल क्यू वाले पर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्यूब कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज E, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिटिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो होता है चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये देखिए, जब आप डायपोल होता क्या है, डायपोल होता है सिस्टम ऑफ 2 इक्वली एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि एक माइनस प्लस इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसका डायपोल बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर 8 डायपोल रखे हुए होंगे। अब जितने भी 8 डायपोल होंगे, मैं इसको पूरा 4 कर देता हूँ इन सब में, तो जितने भी 8 डायपोल होंगे उन सब पर नेट चार्ज कितना होगा, तो क्यू नेट होगा 0। ऐसा क्यों? क्योंकि एक डायपोल पर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो इसका 0 इसका 0, जितने भी डायपोल होंगे उन सब पर नेट चार्ज होगा 0। जब नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0, तो जो फ्लक्स होगा वो भी कितना आएगा 0। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो, कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है और वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर कौन? वर्क डन। और फॉर अ क्लोज पाथ जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, या कह लीजिए E डॉट dl जो होगा वो होगा 0। वन मोर थिंग, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कर्ल होगा E का, कर्ल ऑफ E, वो रहता है 0। अब आप ये देखिए यहाँ पर E डॉट dl इक्वल टू 0 दे रखा है, कर्ल ऑफ E भी 0 दे रखा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर भी क्लोज इंटीग्रल मेंशन नहीं हुआ, तो हम इसको ना मान करके करेक्ट आंसर होगा हमारा कर्ल ऑफ E, क्योंकि ये तब होता जब यहाँ पर क्लोज या क्लोज इंटीग्रल का साइन होता, तो इसलिए कर्ल ऑफ E would be 0, then we can say that the field will be conservative in nature. In conservative field, the work done does not depend on the path taken, but it only depends on the initial and final point. For example, Coulombian force is an conservative force in nature. Next है, two equal and opposite charges Q are placed with a separation of 2a. The electric dipole moment उनके बीच में P. The line joining at the midpoint of the point is R at a distance R. From it makes an angle theta with the dipole axis. यानी कि मान लीजिए यहाँ पर
कहीं पर r डिस्टेंस पर यहाँ से ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा इस पॉइंट पर। देखो जो पोटेंशियल होगा वो r और थीटा पर का फंक्शन होगा एंड इट विल बी इक्वल टू k p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। और इसके अलावा हम k को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो नीचे r स्क्वायर आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। cos थीटा आना चाहिए, cos थीटा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन नीचे रहेगा 1 अपॉन 4 पाई। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट 1 अपॉन 4 ये पाई है, एप्सिलॉन नॉट है ये r स्क्वायर और p cos थीटा। Question number 120. If in a condenser instead of air a dielectric medium of dielectric constant K is placed, तो कैपेसिटी कंडेंसर की क्या हो जाएगी। देखो सिंपली फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। लेकिन जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मिला देते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आफ्टर चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट्स इज इंक्रीज, तो पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आप सेपरेशन को इंक्रीज कर दोगे, आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू V अपॉन डी होता है, तो पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा A इंटू में सेपरेशन D। तो अगर आप सेपरेशन इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रो, ये यहाँ पर माइक्रो का साइन है, माइक्रो फैराड चार्ज अप टू 100 वोल्ट, तो वो कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर। 1/2 कैपेसिटेंस है 6 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 और पोटेंशियल मतलब 100 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.03 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एम्पेयर सर्किटरी लॉ, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एम्पेयर सर्किटरी लॉ का मतलब है कि B डॉट DL जो होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू आई के। इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा B डॉट DL यहाँ पर है, म्यू नॉट यहाँ पर है, ऑप्शन डी। और यहाँ पर इंटीग्रल का साइन होगा लेकिन, और इसके अलावा यहाँ पर आएगा क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। Next question. A current is flowing in a long straight wire. The magnetic field at a distance of 10 cm from it is 0.04. तो आपको बताना है कि यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है वो 0.04 से कम ही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली सेपरेशन पर डिपेंड करती है। और फॉर स्ट्रेट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, जब सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है तो B की वैल्यू कितनी है 0.04 टेस्ला। सो इट वाज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। लेकिन सेपरेशन कितना लिखेंगे हम कि 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2, या फिर इसको आप 10 अपॉन 10 की पावर 2, या फिर इसको 0.1 भी आप लिख सकते हैं, तो 0.1 ये हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकंड केस में सिर्फ सेपरेशन चेंज कर रहे हैं, तो B2 जो होगा इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू सेपरेशन कितना हो जाएगा 0.4। तो आप ये देखिए कि 0.1 से 0.4 हो गया है, यानी कि डिक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल डिक्रीजेस बाय 1/4 टाइम्स। तो या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। देखो मैंने यहाँ पर 0.4 है ना, मैं इसको 4 बाहर निकाला तो अंदर रहने देता हूँ 0.1, बात उतनी है, 4 इंटू 0.1 मतलब 0.4। लेकिन मुझे इसका फायदा ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 0.1 की वैल्यू में पता है कितनी है 0.04। तो जो B2 हो गया वो हो जाएगा 0.04 का 1/4 यानी कि 0.01 टेस्ला। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज करेगी 1/4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है when the current flowing in a circular coil is doubled and the number of turns its half, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे कितनी हो जाएगी। देखो शुरुआत में यहाँ पर सर्कुलर कोयल है, तो सर्कुलर कोयल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू में I। अब सेकंड केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो N है नया नंबर ऑफ टर्न्स वो डबल हो रहा है, सॉरी
करंट डबल हो रहा है तो आई डैश हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स आई, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहा है तो एन डैश मतलब 1/2 ऑफ प्रीवियस वैल्यू। तो नई जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन डैश इंटू आई डैश, या फिर म्यू नॉट एन डैश की वैल्यू 1/2n, और नया करंट कितना 2i। तो देखो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर के जो नई मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी पहले थी, इसका मतलब ये रहेगी सेम।